सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो। और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी लीगल हिस्ट्री की जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो भी मैं अब से जो पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये बहुत ही टॉप नॉच कंटेंट है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो बस। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। तो यहाँ पे हम रेगुलेटरी एक्ट्स देखेंगे जितने भी हैं, 1773 से लेके 1853 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1 के लिए भी, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेसिफिकली आप देखो तो यूपीएससी 2021 में अगर आप देखो तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन आए थे जो हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यूपीएससी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो अगर मैं बैकग्राउंड दूं आपको, तो 18 सेंचुरी के एंड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया था और वो पॉलिटिकल मैटर्स उनके हैंड में आ गई थी आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। इससे पहले वो कमर्शियली अच्छे काम कर रहे थे, बट इन दोनों बैटल के पास उनके एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि उनके पॉलिटिकल पावर उनके पास आ गई थी। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी और उनका बस एक ही मोटिव था कि कैसे पैसा कमाया जाए, रादर देन कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए या लोगों को सर्व करना चाहिए। उनके बस पैसे का था, जो था कि भाई जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स है बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं और कंपनी की जो इनकम है वो कम हो जाती है, क्योंकि सर्वेंट्स ज़्यादा खा रहे थे। और इन सर्वेंट्स जो वापस जाते थे अपने, जब देश जाते थे, इंग्लैंड में जाते थे, तो ये दिखाते थे कि इनके पास कितनी लग्जरियस लाइफ है। तो इससे बहुत लोगों को, स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स, जो दूसरे बिजनेसमैन या ब्रिटिश पार्लियामेंट को बहुत सस्पिशन होता था कि क्या चल रहा है। ये बेसिकली हम फैक्टर्स देख रहे हैं कि क्यों 1773 का चार्टर आया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिज़ायर थी कि कंट्रोल करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा है बहुत ज़्यादा आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ऑल्सो पॉलिटिकल पावर जो इंडिया में इन्हें इस्टेब्लिश कर ली थी इन बैटल के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इंडिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट था। और बहुत ही यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स भी थे जो उस टाइम पे उगाए जाते थे। ऑल्सो यहाँ पे जो सस्पिशन हुआ था बहुत लोगों को कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्पेसिफिकली कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा पैसे कमा रही है, तो वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न था। और ये भी था कि यहाँ पे जो वेल्थ है वो ज़्यादातर कंपनी सर्वेंट्स को मिल रही थी, रादर देन द कंपनी, जो हमने पहले पॉइंट में देखा था। कंपनी फाइनेंशियल ब्रेकडाउन बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट कॉस्ट था, जिसकी वजह से ये आया, अपार्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द रिसोर्स। और यहाँ पे जो कंपनी थी वो लोन मांग रही थी 1 मिलियन पाउंड्स का ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इसीलिए भी। तो इन फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था 2 कमेटी को हाउस ऑफ कॉमन्स के। एक सिलेक्ट कमेटी थी, एक सीक्रेट कमेटी थी, जो बेसिकली देखती थी वर्किंग ऑफ ईआईसी इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग देखती थी। तो एक कमेटी जो बिठाई गई थी, ये बेसिक का जो काम था वो है कि जांच पड़ताल करना और जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखना और फिर एक कंक्लूजन पे आना कि जो इंडिपेंडेंस है कंपनी की वो ईल्ड कर रही है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। इसी वजह से पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन ने, या ब्रिटेन पार्लियामेंट ने आपका रेगुलेशन एक्ट 1773 पास करा, ताकि वो एलिमिनेट करे जो ईवल सिस्टम था यहाँ पे। इन शॉर्ट, जो सैलरीज थी कंपनी सर्वेंट की इंडिया में वो बहुत ही कम थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा कमा रहे थे प्रॉफिट प्राइवेट ट्रेड से, या मतलब करप्शन से, एक्सटॉर्शन से, ब्राइब से,
मिसमैनेजमेंट बहुत होने लगी, जिसकी वजह से बैंकरप्सी आ गई थी। 73 में कंपनी ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी, जो हमने देखा है ऊपर, और 1 मिलियन पाउंड का हेल्प मांग रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा है, और पैसे नहीं दे रही, रेवेन्यू नहीं दे पा रही थी, इसलिए ये रेगुलेशन आया। जो गवर्नमेंट थी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, लॉर्ड नॉर्थ ने इंट्रोड्यूस करा था बड़े सारे चेंजेस लार्ज स्केल चीज़ों में, सिस्टम ऑफ गवर्निंग जो इंडियन पोजेशन पे था कंपनी का, उन्हें पास करा था रेगुलेटरी एक्ट 1773। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जेके मित्तल जी ने अपनी बुक में इंडियन लीगल कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में ये आर्ग्यू करा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है कंपनी की टेरिटोरियल सॉवरेंटी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, वो डायरेक्टली ब्रिटेन पार्लियामेंट में होनी चाहिए, मतलब उनका जो कंट्रोल, और पार्लियामेंट इंटरवीन कर सकती है अफेयर्स इन इंडिया, और इमीडिएट कॉस्ट जो था इंटरवेंशन का वो फाइनेंशियल था। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें फैक्टर्स देख के पास करा गया था रेगुलेटरी एक्ट 1773। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में तो आती है लक्ष्मीकांत में, और हिस्ट्री के अगर आप देखो तो स्पेक्ट्रम में भी है ये पार्ट। ये एक्ट आया था 21 जून आया था 21 जून 1773 में। इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1773 बोला जाता है। ये पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि बेटर मैनेजमेंट हो अफेयर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंडिया में भी और जो ब्रिटेन में भी वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जो जीपी त्रिपाठी जी ने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स एंड लेजिस्लेचर, जिनमें उनने आर्ग्यू करा था कि ये बहुत ही नेसेसरी और अप्रिशिएट था बैकग्राउंड जो रेगुलेटरी एक्ट का था, और ये एक्नॉलेज भी करना चाहिए और एडजुडिकेशन होना चाहिए जस्टिस का इन टेरिटरीज में जो इस कंपनी के अंडर कंट्रोल थी, जो कि मार्क नहीं थी सिंस जब इस्टेब्लिश करा गया था मेयर कोर्ट्स का। देयरफॉर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया था कि एग्जामिन करना रीज़न कि क्या बड़े सारे फैक्टर्स जो कंपनी के सर्वेंट्स है वो क्यों इतना कमा रहे हैं, ठीक है, और क्यों कंपनी इतना कम कमा रही है। इन शॉर्ट जो वेल्थ है सर्वेंट्स का और प्लाइट है कंपनी का, वो बड़े सारे डाउट्स रेस कर रहे थे ब्रिटिशर्स के दिमाग में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट इस बिलीफ पे आया कि यहाँ पे करप्शन चल रहा है, मिसमैनेजमेंट चल रहा है, क्योंकि सर्वेंट्स जो है वो उनके पास बहुत पैसा है, पर कंपनी के देने के पास पैसा नहीं है, बहुत ही कम रेवेन्यू दे रहा है। जब कंपनी से पूछा गया फाइनेंशियल जब कंपनी ने पूछा फाइनेंशियल असिस्टेंस का, तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट सोचा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बेसिकली यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें ये टाइटन करना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, रिफॉर्म करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, रिफॉर्म करना कंपनी के ये जो चीज़ें हैं प्रैक्टिसेस को, ये कि रेमेडीज़ प्रोवाइड करना जो मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशन कंपनी के सर्वेंट कर रहे हैं इंडिया पे। प्रोविज़न देख लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या करा था इस टाइम पे। तो गवर्नर जनरल बंगाल के थे, काउंसिल भी बनाया गया था, प्लेस ऑफ गवर्नर और काउंसिल थे। गवर्नर जनरल और काउंसिल जो है उसमें 4 काउंसलर्स थे जो अपॉइंट हुए थे कैलकाटा में। डिसीजन जो था वो मेजॉरिटी लेती थी। इन केस अगर कोई इक्वल डिवीजन होता है तो गवर्नर जनरल, और अगर गवर्नर जनरल प्रेजेंट नहीं होता तो उनकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट काउंसलर जो है वो कास्ट करेगा वोट। पावर ड्यूटी क्या थी काउंसिल की, गवर्नर जनरल काउंसिल को ये रिक्वायर्ड था कि वो फर्निश करे जितने भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, कॉमर्स, इंटरेस्ट, और जितने भी कंपनी के मैटर थे, जितने भी सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट थी वो इंक्लूड करती थी, ऑर्डरिंग, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, जितने भी टेरिटोरियल एक्विजिशन के थे, रेवेन्यूज़ जो प्रेसिडेंसी के थे कैलकाटा के, प्रोविजन जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के थे, जो कि वेस्ट है गवर्नर जनरल में और काउंसिल में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कंट्रोल है मद्रास का और बॉम्बे का भी, ठीक है। जो गवर्नमेंट है प्रेसिडेंसी के मद्रास और बॉम्बे के, वो सुपरिटेंडेंट पे अंदर देखे गए थे। सुपरिटेंडेंट यहाँ पे देखता था जो बनाया गया था, और कंट्रोल जो था वो गवर्नर जनरल के पास था, काउंसिल के पास था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोविज़न का मतलब है कि मद्रास और बॉम्बे गवर्नमेंट नहीं कर सकते कॉमर्स हॉस्टालिटी या वॉर डिक्लेयर कर दिया या कोई भी ट्रीटी साइन कर दी किसी भी इंडियन प्रिंस के साथ विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल जो थे उनकी रजामंदी चाहिए ही चाहिए थी। हाउएवर कुछ एक्सेप्शन थे यहाँ पे, पर उनको मोस्टली जो थे ऑर्डर ओबे करने पड़ते थे।
फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो लेजिस्लेटिव जो पावर थी काउंसिल की, वो हम बात करने वाले हैं। गवर्नर जनरल और काउंसिल जो थे रूल्स रेगुलेशन ऑर्डिनेंस बना सकते थे जो उनके लिए सही थे, बेटर गवर्नेंस के लिए। कलकत्ता में कोई भी ब्रीच होता रहा रूल्स का तो पनिश कर सकते थे। अगर बात करूं यहाँ पे प्रोविजन ऑन प्रेजेंट और प्राइवेट ट्रेड की बात करें तो गवर्नर जनरल काउंसलर्स जो थे, चीफ जस्टिस या कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो कम्प्लीटली प्रोहिबिट थे एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट, कोई भी तरह का गिफ्ट, डोनेशन या रिवॉर्ड कोई कहीं से भी किसी भी पर्सन से वो नहीं कर सकते थे, जो भी वो ट्रेड या कॉमर्स करते थे। कोई भी पर्सन, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, काउंसलर हो, जज हो, कंपनी से सर्वेंट्स हो या ब्रिटिश सब्जेक्ट हो, वो ट्राइड हो सकता था किंग के जो बेंच है जो इंग्लैंड में था। कोई भी सीरियस केस जो किसी भी तरह का क्राइम या ऑफेंस जो हो रहा है उसके लिए वो ट्राइड हो सकते थे मैजिस्ट्री के सामने। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था सेक्शन 13 इस एक्ट का जो है, सेक्शन 13 रेगुलेटरी एक्ट 1773 का। इसमें बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिश होगा कलकत्ता में। और किंग जॉर्ज II ने ये जो चार्टर है इसको इशू करा था इस पर्पज़ के लिए।